नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन जो 10th तक है वो हम क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड मेथड फॉर कलेक्टिंग ए साइनोवियल फ्लूइड सैंपल। साइनोवियल फ्लूइड सैंपल का आपको एक ऐसी टेक्निक बतानी है जिससे हम साइनोवियल फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है उन्होंने एस्पायरेशन दिया है, उसके बाद बायोप्सी दिया है, दोनों दिया है या नॉन ऑफ द अबव दिया है। ठीक है, तो मैं बोलूँ आपको कि जो साइनोवियल फ्लूइड को कलेक्ट करने की टेक्निक है वो है एस्पायरेशन। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, जैसे अगर ये किसी का नी जॉइंट है, ये अगर किसी का नी जॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम नीडल या फिर कुछ ऐसा एस्पायरेशन की कुछ टूल्स आते हैं जिसको हम इसमें इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू हम पुल अप करते हैं किसको, फ्लूइड को। तो वो एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं एस्पायरेशन। ठीक है, अब साइनोवियल फ्लूइड कलेक्ट कहाँ से करेंगे, साइनोवियल जॉइंट में, जहाँ पे भी साइनोवियल फ्लूइड रहता है वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जिसमें बायोप्सी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बायोप्सी में भी तो हम कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन बायोप्सी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बायोप्सी में हम लेते हैं टिश्यू, जो कि लाइव टिश्यू हम इसमें लेते हैं, वो भी हम किसके लिए, कैंसर का। तो अगर कैंसर का कोई डायग्नोसिस के लिए आपको पूछे तो आप बायोप्सी लिख देना, अगर आपको साइनोवियल फ्लूइड की कलेक्शन के लिए पूछे तो एस्पायरेशन लिख देना। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस का कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ पेशेंट हु शुड प्लेस्ड इन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। तो वो पूछ रहे हैं आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए, आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करते हैं या फिर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि एक पेशेंट विद रेसिस, जिसके रेसिस हुए हैं उसको रखेंगे, या पेशेंट विद ब्रोकन आर्म, जिसकी आर्म में फ्रैक्चर है या आर्म टूटा हुआ है उसको रखेंगे, ये पेशेंट विद कफ एंड फीवर, जिसको खांसी है और बुखार है उसको रखेंगे, या फिर नॉन ऑफ द अबव है। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि ये पेशेंट विद रेसिस नहीं, क्योंकि रेसिस वाले को हम रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में ना रखते हुए हम उसको थोड़ा सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाता है आपका यहीं पे गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, पेशेंट विद ब्रोकन आर्म, जिसकी फ्रैक्चर है उसको आपको इन्फेक्शन से बचाना है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए रेस्पिरेटरी आइसोलेशन भी नहीं करना है। ठीक है, ये पेशेंट विद कफ एंड फीवर, जी हाँ, जिसको खांसी है मतलब उसको क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको फीवर है मतलब उसको है इन्फेक्शन, चाहे वो चेस्ट का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, इसलिए ये दो कंडीशन है इंपॉर्टेंट किसके लिए, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन के लिए, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन कैन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन इन्फेंट। मेडिकल कंडीशन कौन सी है जिसमें आरडी मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, किसमें, इन्फेंट में। ठीक है, तो इसमें एक डिजीज पूछी है उसने, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, ब्रोंकियोलाइटिस, अम्पनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ये होता है कि ब्रोंकियोलाइटिस, क्या इसमें होता है एक डिजीज जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस, जो सेकंड ऑप्शन में भी दिया है ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, ये क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियस। ठीक है, जो ब्रोंकियस होता है हमारे बॉडी में, ये जो लंग्स के लिए ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं या गैसेस लेके जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस। ठीक है, क्या होगा, जो म्यूकस है वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जब प्रोडक्शन उसका थिक हो गया है किसका, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो उसमें क्या होंगे, ब्लॉकेज आ जाएंगे, ब्लॉकेज मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे। ठीक है, तो ये एक डिजीज है। अब वो ब्लॉक कहाँ पे आएंगे, वो भी इसमें पढ़ने वाली चीज़ है, वो ब्लॉक कहाँ पे आएंगे, तो वो ब्लॉक आएंगे आपके ब्रोंकियल्स में। ठीक है, ब्रोंकस में या फिर ब्रोंक्यूल्स में या फिर ब्रोंकाई में। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब दोबारा मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि इसमें ब्रोंकियोलाइटिस हुआ है, किसकी ब्रोंकियोलाइटिस में क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, और जब इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसकी वजह से थिक म्यूकस बना है, और थिक म्यूकस बना है तो आपने अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ा होगा तो उसकी तरह से इसमें ब्लॉकेज आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, कहाँ पे आएंगे, ब्रोंकियल्स में और ब्रोंकाई में आएंगे।
ठीक है। ब्लॉकेज आएंगे और वो कहाँ पे आएंगे, मैं दूसरा कलर से आपको थोड़ा सा इंडिकेट करके देखता हूँ। ब्लॉक आएंगे ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में आएंगे और ब्रोंकस में या ब्रोंकाई में आएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका क्या होने वाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होने वाला है ना। अगर आपसे बोलूँ कि अगर ये रास्ता है और यहाँ पे आते हैं ब्लॉकेज, अगर यहाँ पे आते हैं ब्लॉकेज, ठीक है, तो क्या यहाँ पे गैसेस जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। अगर नहीं जा पाएंगे ना, तो फिर उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो वो यही पूछना चाहता है आपको कि ऑक्सीजन या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किस में मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा कम। तो ऑक्सीजन कम किस में होगा, रेस्पिरेटरी सिंसिटाइवल वायरस में होगा। तो ये आपको लॉजिकली पता होना चाहिए। ब्रोंकियोलाइटिस में भी सेम पैथोफिजियोलॉजी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये रास्ता है, इसमें क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, क्योंकि आइटिस लगा है तो इन्फ्लामेशन हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है तो क्या हुआ है, रेस्पिरेशन नहीं जा पा रहा है कंप्लीटली इधर। अब वो डिपेंड करता है कितना रेस्पिरेशन अफेक्ट होने वाला है, लेकिन उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इसमें ब्रोंकियोलाइटिस है। एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी में इसलिए बोल रहा हूँ इसमें, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी 38 वीक का नहीं हुआ है, उससे पहले वो क्या हुआ है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुकी है। तो प्री मैच्योर डिलीवरी में क्या होता है कि जो लंग्स में एक सर्फेक्टेंट बनता है, लंग्स का जो सर्फेक्टेंट है वो नहीं बना है, ठीक है। अगर सर्फेक्टेंट नहीं बना है तो क्या होता है कि जो एल्वुलाई है, ठीक है, जो एल्वुलाई है लंग्स की, वो कैसी हो जाती है, उनके बीच में क्या होता है, सर्फेक्टेंट होता है ऐसे, ठीक है, सर्फेक्टेंट होता है। अगर ये सर्फेक्टेंट नहीं बनता है तो वो जो उसकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है वो अफेक्ट होती है। जब स्ट्रेचिंग कैपेसिटी अफेक्ट होगी तो रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा, और रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा तो ही तो होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ठीक है, ये भी आपका उत्तर हो गया, इसलिए हम इस पर टिक करने वाले हैं ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आई थॉट थिंक लाइक कि आपका तो हो गया इस पे क्वेश्चन में सब डाटा क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। What type of personal protective equipment should be worn when entering a room with a patient in respiratory isolation? ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो पर्सनल जो पीपी किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, शुड बी वॉर्न व्हेन, कब पहननी चाहिए, मतलब वो पूछना चाहता है, ठीक है, मतलब कौन सी पीपी किट आप पहनेंगे और कब पहनेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। बोन व्हेन एंटरिंग ए रूम, जब आप एक एंटर कर रहे हैं पेशेंट के रूम में जो कि क्या है, रेस्पिरेटरी आइसोलेटेड है। तो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन का भी हमने बताया था कि ऐसी बहुत सारी डिजीजें होती हैं, जैसे कफ हो गया, ठीक है, किसी को फीवर आ गया, ठीक है, किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, किसी को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, बहुत सारी डिजीज, जिसको H1N1 हो गया, ठीक है, जिसको स्वाइन फ्लू बोल रहे हैं, कोविड हो गया। तो ये इन सब चीज़ों के लिए हमने क्या किया था, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन किया था, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना पड़ेगा। जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो RSV, उसमें भी हम यही करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम ये सब पीपी किट का यूज करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी आइसोलेशन हम क्या पहनना है, तो क्या हम ग्लव्स और गाउन पहन के बच सकते हैं? जी हाँ, हम बच सकते हैं, लेकिन हम और ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ग्लव्स एंड मास्क, जी हाँ, हम ग्लव्स और मास्क भी पहनते हैं, है ना, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सेम उस पर जा रहे हैं लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मास्क एंड गूगल्स। वो बोल रहे हैं कि आप मास्क लगा लीजिए, गूगल मतलब चश्मा लगा लीजिए, उसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी आइसोलेशन वाले पेशेंट से आपका इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक कुछ हद तक ये सही है, लेकिन उन्होंने लास्ट ऑप्शन में दिया है ग्लव्स, जी हाँ, जो कि 100% ज़रूरी है जब आप एक रेस्पिरेटरी आइसोलेशन वाले रूम में जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। गाउन, जी हाँ, गाउन इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपकी बॉडी को बचाएगी, ग्लव्स आपके हाथों को बचाएंगे और मास्क आपका फेस को बचाएगा, इसलिए इसका आंसर जाता है डी, ठीक है। तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट में क्या पर्पज होता है? टू आइडेंटिफाई द मैनेज पोटेंशियल रिस्क इन हॉस्पिटल, टू ट्रैक हॉस्पिटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, टू मॉनिटर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आता है। तो अगर आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, जिससे कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नर्सिंग वाईफाई हमारा एक चैनल है। तो वो पूछना चाहता है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आप पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई एंड मैनेज पोटेंशियल रिस्क इन द हॉस्पिटल। जी हाँ, जो वो आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क मैनेजमेंट वाले कि हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, अपने अपने हॉस्पिटल में कैसे हम जो आने वाली रिस्क हैं, आने वाली जो घटनाएं हैं, आने वाली जो रिस्क हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट, ठीक है। टू ट्रैक हॉस्पिटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, आप उनके खर्चे को याद करेंगे, नहीं ये खर्चा नहीं दिखाती है। टू मॉनिटर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी के लिए भी नहीं है, ये किसके लिए है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी रिस्क हैं जो आने वाली, जो पोटेंशियली आने वाली हैं, वो बताती है कौन, रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ए जो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड टेक्निक फॉर कलेक्टिंग ए थ्रोएड स्वैब सैंपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी जो रिकमेंडेड टेक्निक है वो किसकी है, थ्रोएड स्वैब सैंपल की। जो हम गले से सैंपल लेते हैं वो में कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं, ठीक है, और कहाँ से लेते हैं, इंपॉर्टेंट इसमें कहाँ से लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको, स्वैब द बैक ऑफ थ्रोट, क्या आप जो गला है अपना उसके पीछे से सैंपल कलेक्ट करेंगे, या फिर आप फ्रंट से करेंगे, या फिर आप टॉन्सिल से करेंगे, या फिर आप नॉन ऑफ द अबव करेंगे, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको कि जो स्वैब का कलेक्शन करते हैं वो कहाँ से करते हैं। जो अपना ये थ्रोट, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फेस का थ्रोट का चित्र बनाऊं, मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग तो ऐसी ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोलूँ कि आप कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से हमने कुछ इंसर्ट किया है, और हम यहाँ से जो थ्रोट है उसके पीछे से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन फ्रंट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि शायद हमारा जो पर्पज है कलेक्ट करने का, सैंपल कलेक्ट करने का, वो शायद हमारा आइडेंटिफाई ना हो, डिटरमाइन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे शायद कंटामिनेशन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो एक्चुअल है वो थ्रोट के पीछे जाके हमको स्वैब कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूं तो व्हाट इज द प्रॉपर मेथड फॉर कंटेनिंग ए स्पिल। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्पिल कंटेनिंग, जो स्पिल मैनेजमेंट होता है उसको आप कैसे रखना है, ठीक है। यूजिंग एब्जॉर्बेंट मटेरियल टू सॉक अप स्पिल्ड मटेरियल, जैसे कुछ टूट गया, फूट गया, नीचे गिर गया, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना है। तो यूजिंग एब्जॉर्बेंट मटेरियल टू सॉक अप स्पिल्ड मटेरियल, आप कुछ ऐसा पटकेंगे वहाँ पे जिससे कि वो उसमें सूख जाए, ठीक है, उसमें सोख लिए जाए, उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग ए बकेट टू स्कूप अप एंड स्पिल्ड मटेरियल, ठीक है। आप एक ऐसी बकेट यूज करेंगे जो फैला है उसको आपको इकट्ठा करके उसमें डालना है। यूजिंग ए ब्रूम टू स्वीप अप एंड स्पिल्ड मटेरियल, ठीक है, वही है कि आप एक जैसे झाड़ू जैसे करेंगे उसको आपको भरना है, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप एक ऐसा एब्जॉर्बेंट रहता है स्पिल को मैनेजमेंट करने के लिए, जिसको आप जो फ्लोर होता है उस पर डाल देते हैं, उसके बाद वो जितना भी वहाँ पे स्पिल्ड मटेरियल है वो सब क्या हो जाता है, उसमें एब्जॉर्बेंट होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पिल मैनेजमेंट। अब आता है अपना असली क्वेश्चन, जो ये है कि स्पिल मैनेजमेंट क्या है। तो स्पिल मैनेजमेंट क्या है, एक सेट ऑफ प्रैक्टिस डिजाइन टू हैंडल एंड क्लीन अप स्पिल एसेप्टली। क्या वो ऐसी चीज़ है जिसमें हम जो क्लीन अप करते हैं, जो चीज़ें बाहर गिरी हैं उनको उठाने के लिए, ये सेट ऑफ प्रैक्टिस डिजाइन टू प्रिवेंट स्पिल फ्रॉम अकरिंग, क्या ये इसको प्रिवेंशन है ये, ठीक है। टू सेट ऑफ प्रैक्टिस डिजाइन टू आइडेंटिफाई स्पिल, या फिर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसकी डिजाइन कैसी है उसके लिए बनाया गया है क्या। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, आप क्या पता होना चाहिए आपको
कि एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब इसमें क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, या फिर एक फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्पिल सेफ्टी है उसको हम क्लीन करने के लिए काम, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको क्लीन करना है, कैसे उसको हम आगे प्रोसेस करना है, वो चीज़ें हैं किसमें, स्पिल मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो इसका आंसर क्या है, सॉरी इसका आंसर कंफर्म आंसर क्या है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद ए सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, एम्स का पेपर हो आपका, ठीक है, नॉर्सेट का अलग से कोई पेपर ले रहा है आपका, डीएसएसबी का अगर कोई पेपर है, आईसीपीजीआई का अगर कोई पेपर है, ठीक है, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछता हो, और एम्स का तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट क्या होगा जब किसी को क्या हो गई है, एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें ऑप्शन दिए हैं, एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, परफॉर्म सीपीआर, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आपको एक ड्रग याद है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनलीन, एड्रीनलीन बोलते हैं। ठीक है, तो एड्रीनलीन हम देते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई करूं क्वेश्चन को, मैं आपको बता दूं कि वो उन्होंने पूछा है एलर्जिक, ठीक है, तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, हिस्टेमाइन रिएक्शन है उसको, एलर्जिक रिएक्शन मतलब हिस्टेमाइन। तो हिस्टेमाइन में कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं बेजोडाइलेशन। ठीक है, बेजोडाइलेशन एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर में एक और बात लिखूं यहाँ पे, तो वो होती है जो अपना नैरोइंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नैरो हो जाती है कौन, रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, नैरो हो जाता है रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम नैरो हो गया, बेजोडाइलेशन हो गया, तो इस जो हिस्टेमाइन है, हिस्टेमाइन जो रिलीज होते हैं वो सब ये करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एक ड्रग देते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, जो वेसल्स डायलेट हुई है उसको तो करेगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा किसको, ब्लड वेसल्स को, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ है कॉन्स्ट्रिक्ट, उसको करेगा वो डायलेट। तो इसका जस्ट अपोजिट एक्शन है, इसलिए पेशेंट वहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी बोलता है एडमिस्ट ऑक्सीजन, जी नहीं, एडमिस्ट ऑक्सीजन अभी हमारा नहीं है, क्योंकि आपका नैरोइंग हो चुकी है ऑलरेडी, किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर आपने अभी आपने दे दिया क्या ऑक्सीजन, तो आपका वो नहीं जाएगा, अफेक्ट नहीं होगा टाइम वेस्ट, तो इसलिए आपको ये भी नहीं करना है। सीपीआर देने के लिए अभी आपको वेट करना है, कब का, जब पेशेंट कोलैप्स और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, उसको बचा सकते हैं, तो आप सीपीआर अभी नहीं देना है। ठीक है, सीपीआर तो लास्ट ऑप्शन है, तो उसके लिए नहीं जाना है आपको। एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन बोलते हैं, वो आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, व्हाट इज द रिकमेंडेड टेक्निक फॉर कलेक्टिंग ए फाइन नीडल एस्पिरेशन सैंपल। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि स्पेशल जो टेक्निक है, ठीक है, वो किसकी है, फाइन निडल एस्पिरेशन टेक्निक। मतलब ये भी एक बायोप्सी है जो कि हम करते हैं कैंसर में। ठीक है, किडनी में, लीवर में, अगर कैंसर किसी को डिजीज का हमको डायग्नोसिस करना है तो हमको या तो बायोप्सी करनी पड़ेगी या करना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्टेड नीडल करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। करना क्या है अपने को, इंसर्ट ए नीडल इनटू एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एस्पायरेट द टिश्यू सैंपल। जी हाँ, आपने एक नीडल लेना है जिसमें जो हम जहाँ पे हमको करना है वहाँ पे हमने इंसर्ट करना है, और वहाँ से एस्पायरेट करना है क्या, टिश्यू। ठीक है, कलेक्ट ए सैंपल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द सरफेस, या फिर जो सरफेस है उससे हमको टिश्यू कलेक्ट करना है। ठीक है, कलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम ड्रेनेज फ्रॉम द एरिया, वहाँ से कोई ड्रेनेज आ रहा है कोई एरिया से, ठीक है, तो वहाँ से आपको कलेक्ट कर लेना है, या नॉन ऑफ द वो। तो मैं बोलूँ ये आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। आप बायोप्सी के लिए कभी भी, ठीक है, उसका जो ड्रेनेज है उसको कलेक्ट नहीं करते हैं, और जो कलेक्ट सैंपल टिश्यू फ्रॉम सरफेस से अगर हम करेंगे तो कंटामिनेटेड आएगा सरफेस, इसलिए आपका ये भी आंसर गलत हो जाता है। तो आंसर बचता है आपका इंसर्ट ए नीडल इनटू एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एस्पायरेट द टिश्यू। आप वहाँ से टिश्यू वहाँ पे एस्पायरेट करते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करें हम आपको, एफएनएसी के बारे में, तो मैं बताऊँ यहाँ पे
कि एसएनएसी एक ऐसी होती है जिसमें फाइन नीडल एस्पायरेशन टेक्निक होती है, जिसमें एक सुई होती है, एक नीडल होती है, ठीक है। और वो जैसे ये अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक अपना टिश्यू है, ठीक है, इसको क्या है हमको डायग्नोसिस करना है, अपने सस्पेक्टेड है ये किसके लिए, ऑन्कोलॉजी या फिर कैंसर के लिए अगर ये सस्पेक्टेड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नीडल लेते हैं और नीडल यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये नीडल का जो बोर होता है वो थोड़ा सा रहता है, बड़ा लार्ज टाइप का रहता है। उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये टिश्यू में से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम एस्पायरेट करते हैं, ठीक है। जब हम इसमें से एस्पायरेट करेंगे, जब यहाँ से हम टिश्यू एक्सपायरेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उनको हम लेबोरेटरी में भेज देते हैं, किसके लिए, कि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स है, मल्टीप्लिकेशन या फिर ग्रोथ ऑफ द सेल्स है, वो चीज़ डायग्नोसिस करने के लिए हम एफएनएसी कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी एक टेक्निक है जो हम यहाँ पे करते हैं, किसमें, कैंसर में करते हैं। और इसी के साथ हमारी आज ये वीडियो का अंत होता है, ठीक है। तो थैंक यू, और हमारा वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।